ठीक है, ये है एटॉमिक मास। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। एटॉमिक मास क्या बताते हैं? जो एटम है, अभी हम लोगों ने बताया कि एटम जो है बहुत ही छोटा होता है, और इतना छोटा है कि वो तो उस साइज़ को तो अब हम लोग पहचानना मुश्किल है, नैनोमीटर एंगस्ट्रोम में। फिर उतने छोटे एटम का या मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस चीज़ से वज़न करेंगे उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये बात हो रही है, ठीक है ना, 1800 के उसमें मास को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो क्या हुआ कि एक सिस्टम लाया गया, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। एटॉमिक मास, एक एटम का कितना मास होता है, उस मास को दिखाने के लिए एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम लाया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि वो मास इतना छोटा था कि उतना छोटा कैलकुलेट करना मुश्किल था। तो क्या किया गया कि वो जो जितने भी एलिमेंट उस वक्त के थे, उनके मास को आपस में ही कंपेयर कराया गया, और उसे कहते हैं रिलेटिव मास। क्या कहते हैं उसे? रिलेटिव मास, यानी इसका मास इस एलिमेंट के मास से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है तो कितना कम है, ठीक है। तो एक मास को कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव मास यूनिट सिस्टम, रिलेटिव मास सिस्टम लाया गया। यानी एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में या एक एटम के रिस्पेक्ट में किसी का कितना मास है, तो पहले तो एक रेफरेंस लेंगे, उसी से तो बताएंगे कि इससे ज़्यादा या कम है। तो पहले क्या देखा गया कि ऑक्सीजन के मास के रिस्पेक्ट में दूसरे सारे एलिमेंट्स का मास निकालना इजी पड़ा। इजी क्या पड़ा कि उसमें देखा गया कि अगर मास किसी भी एलिमेंट का या एटम का निकालते हैं तो वो होल नंबर आए, डेसिमल में, फ्रैक्शन में ना आए। इस बात का ध्यान रखने के लिए किया गया कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसके मास को रिफरेंस मानकर और उसी से दूसरे के मास निकाले जाएं, मगर दूसरे का जो मास होगा वो डेसिमल में ज़्यादा ना हो। कुछ का हो जाए कोई बात नहीं, पर डेसिमल में ज़्यादा ना हो या फिर फ्रैक्शन में ना हो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को रेफरेंस पॉइंट दिया गया। लेकिन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, पता है कितना है? कितना? 16 है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। उसके रिस्पेक्ट में एक दूसरा एलिमेंट और देखा गया, तो वो था कार्बन। वो था कार्बन। कार्बन से भी बहुत सारे एलिमेंट्स के जो रिलेटिव मास आ रहे थे वो होल नंबर आ रहे थे, ठीक है। होल नंबर यानी कि डेसिमल में कम थे, फ्रैक्शन में भी कम थे, ज़्यादातर के होल नंबर आते थे। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12 होता है, ठीक है ना। तो कार्बन के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड ले लिया गया। कार्बन के एटॉमिक मास को स्टैंडर्ड ले लिया गया। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12 AMU। कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिया गया? मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU, ये लिया गया, ठीक है। ये तो 12 था। तो एक यूनिट कितना मास होगा? तो यूनिट मास के लिए ये लिया गया 1/12 AMU, ये यूनिट मास हो गया, ठीक है ना। 1/12 लिया गया, जितना मास है वही यूनिट मास काउंट हो गया। कितनी बात में कि एक यूनिट इतना है। कितनी बात में आगे चले, और उसको एक यूनिट मानकर उसी के कंपेयर में दूसरे सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकाले गए। बात समझ आ रही है? जैसे कार्बन का 1/12 ले लिया, कार्बन का 1/12 ले लिया, वो तो यूनिट मास हो गया। अब उसी के मास से हम लोग
कंपेयर करने लगे कि इसका इसके रेस्पेक्ट में कितना है, इसका इसके रेस्पेक्ट में कितना है। जैसे मान लो हम लोगों ने एक बाट ले लिया, सपोज कर लिया ये आधे किलो का बाट है। वज़न का तो बाद में, बहुत बाद में सिस्टम है, तो पहले तो बाट सिस्टम था। गांव देहात में पहले क्या था, बाट से वज़न होता था, तो बाट सिस्टम था। तो मान लिया कि ये आधा किलो हो गया एक, ठीक है ना। अब कोई दूसरा बॉडी लाया जिसका अपना साइज़ है, उसको लाया गया, तो इस बाट से देखा गया वो ज़्यादा है या कम है, उस बॉडी का मास इस बाट से ज़्यादा या कम है। देखा गया ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है। ऐसे ही बाट रखे गए, एक डाला, फिर दो डाला, फिर तीन डाला, फिर चार डाला, फिर पाँच डाला, तो फिर वो पाँच डाला तो पाँच के पाँच बराबर हो गए। इसका मतलब ये है कि उस बॉडी का जो मास है इसका 5 टाइम्स है। कितनी बात सुनी, इसका 5 टाइम्स है। मान लो अगर कोई दूसरा मास लाया गया, वो मास बड़ा और भी बड़ा था, तो इस बाट से कंपेयर किया गया कि कितना इसका इस तरह का डाला गया तो इसके बराबर हो गया। मान लो 10 डाला गया, यानी ये एक तरफ रख दिया तो बहुत भारी होने की वजह से नीचे चला गया। अब 1 डाला, 2 डाला, 3, 4, 5, ऐसे जब 10 डाला तब बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इस बॉडी का जो मास है इस मास के कंपेयर में 10 गुना है। तो ये जो 1/12 है, ये जो 1/12 है, 1 यूनिट मास ले लिया गया और इसी से कंपेयर किया गया दूसरे एलिमेंट के मास को। कितनी बात सुनी। तो क्या देखा गया कि जब 1/12 जितना होता है उतना ही एक एलिमेंट का मास होता है, वो है हाइड्रोजन। दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। कितनी बात सुनी। और इसी कार्बन के एटॉमिक मास से 1/12 मास से कंपेयर कर के सारे उस वक्त के जितने भी एलिमेंट थे एटॉमिक मास निकाले गए। कितनी बात सुनी। और उसका एटॉमिक मास का पूरा टेबल दिया गया है। वो उस टाइम में तो AMU के नाम से जानते थे, अब आज की डेट में हम लोग सिर्फ U बोलते हैं, यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं उसको, अब जो एटॉमिक मास होता है उसको AMU नहीं बोलते। नाउ एटॉमिक मास इज represented by U का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास। ठीक है ना, ये हो गया। और 1/12 के कंपेयर में बहुत सारे एलिमेंट के मासेस निकाले गए हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 बोलते हैं ना हम लोग, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर है वो, लेकिन मास उसका डबल होता है। आमतौर पे देखा गया है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है मास उसका डबल होता है, देखा गया है। ठीक है, कितनी बात सुन रही। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास कार्बन के 1/12 मास से कंपेयर करके निकाले गए हैं। ठीक है, अब जैसे जो मास का टेबल बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे मास है, कुछ दे रखा है, मैं लिख के दिखाता हूँ कौन कौन सा एलिमेंट का कितना मास लिया गया है और इसी के कंपेयर से लिखा गया है। ठीक है, एलिमेंट ले रखा है यहाँ पे और उसका एटॉमिक मास ले रखा है। ठीक है ना, एटॉमिक मास। ठीक है, क्या दे रखा है, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, ये हाइड्रोजन का 1 ले रखा है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन का ले लिया है, कार्बन का मास कितना लिया, एटॉमिक मास 12। ठीक है, नाइट्रोजन का ले रखा है, कंपेयर का। ये जो है ना नाइट्रोजन का जो जितने भी निकाल रहे हैं ये कंपेरेटिव है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है 14 है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का 16 है, मैग्नीशियम का दे रखा है ऐसे में 24 है, एक सोडियम भी है, यहाँ पे सोडियम कितना है 23 है। ठीक है, ऐसे ये पूरा चार्ट दे रखा है, ऐसे थोड़े से एलिमेंट का दे रखा है, थोड़े से एलिमेंट से। वैसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबके मास दिए हुए हैं।
कुछ इस तरह से दे रखा है। एक दे रखा है, एक देखिए, एक क्या दे रखा, क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ठीक है ना। ये डेसिमल में है, ये डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल में क्यों है ये आगे चल के पता चलेगा कि ये डेसिमल में क्यों आया हुआ है। कितनी बात में आगे चले हम लोग, मिटा दो जैसे। अगला एक हेडिंग दे रखा है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ये हेडिंग दे रखा है, क्या मतलब हुआ इसका, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। कितनी बात सुनी। एक हम लोगों ने कल एक कंसेप्ट बताया था, मैं समझाने के लिए उसको यहाँ ला रहा हूँ कि जितने भी एटम्स होते हैं उनका अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, और उस एटॉमिक नंबर को जब अरेंज करते हैं उनके रेस्पेक्टिव शेल पे, ने फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल बताया था ना हमने, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस पर बताया था। तो पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, तीसरे पे भी 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, चौथे पे 18, इस तरह से दे रखा है। जिसके आउटर शेल कंप्लीट होगा वो फुल होगा, यानी कि उसका आउटर शेल फिल होगा, वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है रिएक्शन करने के लिए। और जिसका इनकम्प्लीट होगा वो अपना आउटर शेल को कंप्लीट करना चाहेगा, और जब वो आउटर शेल को कंप्लीट करना चाहेगा तो वो रिएक्शन करता है। कितनी बात समझ में आई। ये बताया था हमने उसमें कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, और उसका जिसका आउटर शेल कंप्लीट है वो तो रिएक्शन नहीं करेगा, वो एटम के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर शेल कंप्लीट है, उसका पूरा पेट भरा हुआ है, उसे भूख नहीं लग रही है। इस तरह की बात बताया था। और जिसका इन आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेता देता और शेयर करता है, ठीक है। वैसे ही है जैसे कि एक भूखा आदमी, ठीक। तो क्या बताया कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, जिसका आउटर शेल इनकम्प्लीट होगा वो हमेशा डाई मॉलिक्यूल के, डाई एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कितने, किसके, डाई, यानी एक खुद से आपस में मॉलिक्यूल बना लेगा और डाई एटम हो जाएगा वो, ठीक है। जिनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होंगे, और जिनके आउटर शेल कंप्लीट होंगे वो मोनोएटमिक होगा। मोनोएटमिक का मतलब उसका आउटर शेल कंप्लीट है, इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है किसी से रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एटम जो है 2 तरीके से, कॉमन जो तरीका है वो 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है, एक मोनोएटमिक होता है, एक डाई एटमिक होता है। मोनोएटमिक में कौन कौन से आते हैं, मोनो एटमिक, मोनो मतलब एक होता है, जैसे हीलियम है He, क्या नाम है इसका, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका आउटर शेल कंप्लीट होता है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने के लिए, इसलिए वो एटम के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। नियन है Ne, नियन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2,8 होता है। तो पहले वाले पे 2 की कैपेसिटी है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे 8 की कैपेसिटी है, उस पर 8 है, तो इसका कंप्लीट है, तो ये मोनोएटमिक में ही रहेगा, ठीक है ना। आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, और ये जो है 288, ये 18 हो जाएगा, तो ये मोनोएटमिक में ही रहेगा। कितनी बात सुन में। तो वो एटम जिनके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं वो मोनोएटमिक के फॉर्म में रहते हैं, यानी वो अकेला ही स्टेबल है, अकेला ही स्टेबल है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कितनी बात सुन में। लेकिन जिनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता वो अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए
अपने एटम से कंबाइन कर जाते हैं। अगर कोई ना भी मिला तो सेल्फ सेम एटम से वो कंबाइन कर जाते हैं। अब वो बनाते हैं डाई एटमिक। जैसे डाई एटमिक में हम लिखते हैं कुछ मॉलिक्यूल का नाम, डाई एटमिक, डाई एटमिक। जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन है H2, ये H2 हो गया, यानी दो हाइड्रोजन जो है ना, इस तरह से एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके अपना एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और H2 एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही C2 है, बेरिलियम भी ले लो, B2, Be2, B2, C2, O2, ये सब डाई एटमिक है। लेकिन डाई एटमिक जब बनेंगे जब ये सेम एटम से कंबाइन करते हैं, जनरली, ठीक है। जनरली व्हेन अ एटम कंबाइन विथ इटसेल्फ देन इट इज एग्जिस्ट इन डाई एटमिक फॉर्म, ठीक है। व्हेन एन atom combine itself, then it exists in diatomic, ठीक है ना। खुद से अगर कंबाइन करे, कंबाइन इटसेल्फ, खुद से अगर कंबाइन करे, जैसे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से, बेरिलियम दो बेरिलियम एक बेरिलियम, बोरोन बोरोन, कार्बन दो कार्बन, ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, N2, Cl2, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो है ना डाई एटमिक बनाते हैं, खुद से कंपाउंड बना लेते हैं। इसलिए कंपाउंड बना लेते हैं क्योंकि उनका आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता, तो वो अपना आउटर शेल कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। लेकिन अगर अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन हो, अलग अलग एटम कंबाइन हो, तो वो डाई एटमिक भी हो सकता है, वो ट्राई एटमिक भी हो सकता है, टेट्रा एटमिक भी हो सकता है, और उससे आगे भी हो सकता है। अब जैसे ट्राई एटमिक में देखो, एग्जाम्पल देखते हैं फॉर ट्राई एटमिक। ट्राई एटमिक, तीन एटम, जैसे H2O, ठीक है ना, H2O, इसमें दो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो तीन एटम हो गया। अब जैसे O3 है, ये भी ट्राई एटमिक हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो ट्राई एटमिक होता है। SO2, ठीक है ना, ये भी ट्राई एटमिक हो गया। तो क्या बताया कि जिसमें आमतौर पे देखा गया है कि जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो ये तीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, तो ट्राई एटमिक हो गया ये, ठीक है ना। ये S है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये मिलके तीन एटम का मॉलिक्यूल बना लिया, SO2, ट्राई एटमिक हो गया। ये ओजोन है, ये लाइक भी है, लेकिन ओजोन 3 एटम का है। तो कोई कोई होता है जो ट्राई एटमिक होता है, मगर ज़्यादातर डिफरेंट एटम्स के होते हैं ट्राई एटमिक, ठीक है। डाई एटमिक मैक्सिमम जो ना सेम टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, सेम टाइप, दो बेरिलियम, दो बोरोन, दो नाइट्रोजन, तो ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल होते हैं। कितनी बात सुनिए, ये मिलने के बाद ये तो मोनोएटमिक है, ये तो मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है। ये मोनोएटमिक डज नॉट फॉर्म अ मॉलिक्यूल, मोनोएटमिक कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं जनरल कंडीशन में। तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ मैं, मोनोएटमिक atoms do not form मॉलिक्यूल, ये कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाते, ठीक है ना। मोनोएटमिक जो है ना मॉलिक्यूल नहीं बनाते, मगर ये H2 ये डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल है, ये ट्राई एटमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या समझ में आया कि जितने भी मोनोएटमिक एलिमेंट्स होंगे वो मॉलिक्यूल नहीं बनाते, लेकिन जो भी मोनोएटमिक नहीं होंगे
यानी डायटमिक ट्राइएटमिक है, वो सब मॉलिक्यूल बना रहे हैं। या सिंपली हम लोगों ने एक बताया था कि जिसके आउटर शेल कंप्लीट होगा वो मोनोएटमिक होगा, और वो एटम में ही रहेगा, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जिनके आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो चाहता है कि मैं अपना आउटर शेल कंप्लीट करूं, और उसके लिए वो एक तरह का रिएक्शन करके आउटर शेल कंप्लीट करते हैं और डाई या ट्राई या टेट्रा या पेंटा एटमिक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब आउटर शेल इनकम्प्लीट होगा, और जब आउटर शेल कंप्लीट होगा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, एटम के फॉर्म में ही रहेगा। एक टर्म आता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, ठीक है ना? क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम present in a molecule, is called atomicity, ठीक है ना? एटॉमिसिटी। अब जैसे इसमें है कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी है 3। कितनी बात सुन रही? इसका बताइए, NH3, इसकी एटॉमिसिटी कितना है? एटॉमिसिटी 4, 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 4 हो गया ये, ठीक है ना? ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इधर से सब कर दिए, ठीक है? तो ये 4 हो गया एटॉमिसिटी में पूछ रहा हूँ, यानी कितने एटम है मॉलिक्यूल में, ठीक है? 4 हो गया। हाँ, ये है 5, देखो 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो 5 हो गया। एटॉमिसिटी इसका 5 है। मॉलिक्यूल का नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है? अगर मैं पूछूं बताओ इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो इसमें कितना बताएंगे? 6 है इसमें, पक्का? 2 ये है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, ये 7 है। कुछ समझ में बात आ रही है? तो ऐसे ही बोला क्या, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में।